नमस्कार, मैं दलीप सिंह एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती परीक्षा के बारे में। और आर्मी भर्ती के परीक्षा के लिए ये बुक दिखा रखी है सामान्य विज्ञान एसके बुक से, जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज हम इसी बुक के अकॉर्डिंग हमारा टॉपिक है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है। भाई जो एटम है उसके नाभिक की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है भी जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, थॉमसन। तो आंसर कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहाँ पर रदरफोर्ड, इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, सोने की पत्ती पर अल्फा कणों की टक्कर करवाए थे। तो बहुत सारे अल्फा कण आर पार निकल गए थे, कुछ अल्फा कण टकराकर वापस हुए थे। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि नाभिक में कुछ ना कुछ है, और फिर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले थे। तो इस तरह से इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड हैं। कई बार जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसका भी नाम पूछ लेता है कि भाई रदरफोर्ड ने जो एटम्स का एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम क्या है, या फिर परमाणु के नाभिक का अल्फा प्रकीर्णन का सिद्धांत किसने दिया? रदरफोर्ड ने। तो आप याद रखोगे कि जो परमाणु का नाभिक का अल्फा प्रकीर्णन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप याद रखोगे फिर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने कि अल्फा कणों की टक्कर करवाए थे सोने की पत्ती पर। तो बहुत सारे अल्फा कण आर पार निकल गए थे, कुछ टकराकर वापस हुए थे। तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम है परमाणु के नाभिक का अल्फा प्रकीर्णन का सिद्धांत। तो किसने दिया? ये रदरफोर्ड ने दिया था। अब ए ऑप्शन में जॉन डाल्टन दिखा रखा है। तो भाई जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में सबसे पहले विचार रखे थे। तो इनको परमाणु के खोजकर्ता भी माना जाता है कि भाई परमाणु के खोजकर्ता कौन है? जॉन डाल्टन है। क्या कहा था इन्होंने कहा था कि पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते, तो वह छोटा से छोटा कण परमाणु कहलाता है। किसके अनुसार? जॉन डाल्टन के अनुसार। या फिर हम कह सकते हैं कि इनके अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है, नॉन डिविजिबल पार्टिकल है, यानी उससे ज्यादा टुकड़े और नहीं किए जा सकते। तो इसी तरह से नील्स बोर ने भी अपने विचार रखे थे कि भाई परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। भाई जैसे ये इसका नाभिक है भाई, और इसमें ये कक्षाएं हैं। तो भाई नील्स बोर ने कहा कि नाभिक में क्या क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। भाई जैसे कक्षा के हैं, एल हैं, इस तरह से एम है, तो वो कक्षाएं होती है उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अच्छा, एक बात और कही थी नील्स बोर ने, क्या कि भाई इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाते हैं, जिस रास्ते पर चक्कर लगाते हैं, वो रास्ता या वो पथ क्या कहलाता है? कक्ष कहलाता है भाई, ऑर्बिट कहलाता है। इंग्लिश में ऑर्बिट ध्यान रखोगे। फिर हम उसके बाद इन्हीं कक्ष या ऑर्बिट को कक्षा भी कहा गया था, कक्षा या ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल भी कहा गया था। तो आप याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन जिस पथ में, जिस रास्ते में चक्कर लगाते हैं वह कक्ष कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। इन्हीं ऑर्बिट को कक्षा या ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। तो ये नील्स बोर के विचार थे एटम्स के अकॉर्डिंग। थॉमसन ने भी अपने विचार रखे थे। थॉमसन ने क्या कहा कि परमाणु सॉलिड स्फीयर की तरह है, ठोस गोले की तरह है। जैसे सिद्धांत दिया था इन्होंने प्लम पुडिंग का। अब प्लम पुडिंग क्या है भाई जैसे हम बर्थडे मनाते हैं तो उसमें भाई केक काटते हो आप। अब बर्थडे में जो केक ला रहे हो तो केक में जो स्वीट्स है वो तो प्रोटॉन की तरह है, और जो उसमें सजावट के लिए किशमिश लगा देते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करते हैं। तो वो किसका? एक एटम्स की तरह ही कार्य करती है। तो ये प्लम पुडिंग का सिद्धांत कहलाया था किसका भाई? थॉमसन का, जिन्होंने परमाणु मॉडल को समझाया था। उदाहरण लिया था इन्होंने इसी के अकॉर्डिंग, किसका? तरबूज का उदाहरण लिया था कि भी तरबूज क्या है? सॉलिड है, ठोस है और गोल है।
तो यानी एक ठोस गोला है, इन्होंने कहा था परमाणु को। और उदाहरण किसका? तरबूज का, कि तरबूज में जो लाल गिरी है वो तो प्रोटॉन की तरह है और जो काले बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह सेम रूप से वितरित है। तो इस तरह से इन्होंने परमाणु के बारे में अपने विचार रखे थे। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता आपसे कि परमाणु मॉडल को तरबूज के उदाहरण के द्वारा किसने समझाया? थॉमसन ने, या फिर प्लम पुडिंग के सिद्धांत के द्वारा किसने समझाया? थॉमसन ने। तो यानी यहाँ पर आंसर तो कौन सा था? रदरफोर्ड था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। बाकी इनका भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा न्यूक्लियन नहीं है? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए हम न्यूक्लियन किसे कह रहे हैं। भाई जो नाभिक में रहता है, जो न्यूक्लियस में रहता है, वो न्यूक्लियन कहलाता है। तो जैसे नील्स बोर्स के अकॉर्डिंग कि भाई परमाणु है, एटम है, और उसके नाभिक में क्या क्या? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियन कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियन नहीं कह सकते। तो क्वेश्चन था निम्न में न्यूक्लियन नहीं है, तो भाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, भाई प्रोटॉन भी न्यूक्लियन है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियन है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है। यानी इसका आंसर कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यदि यहाँ पर कहता कि निम्न में कौन सा न्यूक्लियन है, तो फिर तीसरा ऑप्शन दोनों बनाना पड़ता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फिर हम दोनों लेते, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। कुल मिला के याद रखो कि जो नाभिक में रहता है वो न्यूक्लियन कहलाता है। तो आंसर इसका सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा है। भाई मास पूछा है कि इलेक्ट्रॉन का मास या द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लेकिन इसी को यदि आप ग्राम में चेंज करना चाहोगे, ग्राम में भी पूछ सकता है आपसे, तो कितना आएगा मान? 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 28 ग्राम हो जाता है, क्योंकि किलोग्राम को 1000 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 10 की पावर माइनस 28 हो जाता है। तो याद रखोगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में भी और ग्राम में भी। इसी तरह अगला पॉइंट हमें याद रखना है इसमें कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है, भी नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है वो भी ध्यान रखना है। तो भाई -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। सी क्या है? आवेश का मात्रक है। एक आवेश का मात्रक, अब परिभाषा से भी ध्यान रखोगे कि भाई विद्युत धारा की परिभाषा Q/T होता है। तो यानी Q = I × T। तो इसका मात्रक आवेश का एक और बन जाता है, यहाँ से I एम्पियर है भी विद्युत धारा का मात्रक, और T समय है, समय का सेकंड है। तो एम्पियर सेकंड भी आवेश का मात्रक ध्यान रखोगे, और कूलाम भी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश कितना? -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पर भी इतना ही है, पर प्रोटॉन पर कैसा? भाई प्लस का हो जाता है, सेम चार्ज है दोनों पर, लेकिन अपोजिट है, एक पर नेगेटिव दूसरे पर पॉजिटिव, यानी मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। तो प्रोटॉन पे भी ध्यान रखोगे। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अगला पॉइंट याद रखना है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं? तो 6.25 गुणा में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि कोई भी एटम से उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसी कारण हम परमाणु को उदासीन कह सकते हैं, एटम्स को उदासीन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर उदासीन बना देते हैं। तो याद रखोगे यहाँ पर क्या कि भाई परमाणु भी उदासीन होता है, और साथ में एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं? तो 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। इसी तरह से एक पॉइंट और याद रखेंगे साथ साथ, एक AMU बराबर कितना होता है? अब AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है भाई, एटॉमिक मास यूनिट। एक AMU बराबर कितना? 1.67 गुणा में 10 की पावर -27 kg होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है।
परमाणु द्रव्यमान इकाई है भाई कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर कितना 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। तो इसका आंसर तो बी ऑप्शन था, बाकी इन बातों को भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन 35 और 37 क्या है? तो यहाँ पर क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 पूछा है और ऑप्शन दे रखे हैं समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि भाई इनका संकेत एक जैसा है, भाई इसका भी Cl और इसका भी Cl, तो संकेत एक जैसा होता है, सिंबल सेम होता है, तो वो आपस में क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। भाई इंग्लिश में आइसोटोप ध्यान रखोगे, आइसोटोप याद रखना इंग्लिश में, समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप उच्चारण याद रख लोगे। तो भी दो या दो से अधिक तत्व जिनका परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और संकेत बराबर हो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। एक्चुअल में तत्व एलिमेंट तो एक ही होता है, लेकिन उसके अलग अलग रूप होते हुए भी सभी का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक सेम होता है, तो वो आपस में आइसोटोप या समस्थानिक कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। बी में समभारिक दिखा रखा है भाई, दो या दो से अधिक तत्व जिनका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बराबर हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाते हैं? समभारिक, इंग्लिश में कहेंगे आइसोबार, आइसोबार। इसी तरह सम न्यूट्रॉनिक, दो या दो से अधिक तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इंग्लिश का वर्ड इसे भी याद रखना है, आइसोटोन, आइसोटोन। हिंदी वाले कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदी मीडियम वाले, कि भाई आइसोटोप समस्थानिक को कहें या फिर आइसोटोन सम न्यूट्रॉनिक को कहें, या फिर इनमें किसमें प्रोटॉन बराबर है, किसमें न्यूट्रॉन बराबर हैं। तो कैसे याद रखोगे? देखो आइसोटो यहाँ पर पे आ रहा है तो इसमें प्रोटॉन बराबर होंगे, आइसोटो यहाँ पर न आ रहा है तो इसमें न्यूट्रॉन बराबर होंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो वो उसका क्या आ जाता है? न्यूट्रॉन आ जाते हैं। अब कहोगे हमें परमाणु भार और परमाणु क्रमांक का ही नहीं पता, भाई जैसे सोडियम है 1123, तो इस तरह से लिखा हुआ होता है, तो कोई भी एटम है उसमें जितने भी प्रोटॉन है वो उसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कहलाता है। यानी कुल मिला के ध्यान रखोगे जो नीचे वाली संख्या है वो परमाणु क्रमांक है, भाई एटॉमिक नंबर होती है। और इन्हीं को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन ही एक्चुअल में जो प्रोटॉन है वो इसका परमाणु क्रमांक है। और प्रोटॉन किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। प्रोटॉन किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो कोई भी एटम है उसका परमाणु क्रमांक है वो ही प्रोटॉन है, वो ही इलेक्ट्रॉन है। जो ऊपर वाली संख्या होती है वो परमाणु भार कहलाती है, भाई परमाणु भार, एटॉमिक मास कह सकते हैं, या फिर द्रव्यमान संख्या, मास नंबर भी कह सकते हैं भाई, द्रव्यमान संख्या याद रखोगे। और परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो हमें क्या मिलते हैं? न्यूट्रॉन मिलते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्व यदि न्यूट्रॉन बराबर होंगे तो क्या कहलाते हैं? वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इसी तरह से सम इलेक्ट्रॉनिक, दो या दो से अधिक तत्व यदि उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी तो वो आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो याद रखोगे इनको। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था यहाँ पर, बाकी सभी को याद रखो बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। भाई इलेक्ट्रॉन के खोज करता पूछ ले, प्रोटॉन के पूछ ले, न्यूट्रॉन के पूछ ले, तो इन तीनों को याद रखना आपको। तो ऑप्शन में दिखा रखा है रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, गोल्डस्टीन। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? थॉमसन है भी, जे थॉमसन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इन तीनों के खोजकर्ताओं को, भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों के खोजकर्ताओं को याद रखने के लिए एक छोटा सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है भाई? ईंट पर गोल गोल नाच। भाई किसी ने किसी को कह दिया ईंट पर गोल गोल नाच, तो तीनों के खोजकर्ता इसी लाइन में है। कैसे? ई से बनाएंगे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता उसी के साथ हैं भाई। टी से बनाएंगे थॉमसन, टी से थॉमसन याद रखना है। इसी तरह पर से बनाओगे प्रोटॉन, और प्रोटॉन के खोजकर्ता भी उसी के साथ हैं, गोल्ड से बना देंगे गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन कहेंगे। अच्छा गोल्डस्टीन याद रखना है, एक नाम गोल्डस्मिथ होता है जो दूसरा और कोई वैज्ञानिक है, तो गोल्डस्टीन से याद रखोगे। न से न्यूट्रॉन, न से न्यूट्रॉन, और इसके खोजकर्ता भी इसी के साथ हैं, जैसे चैडविक, जैसे चैडविक याद रखोगे। यानी कि
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों के खोजकर्ताओं को इस लाइन के द्वारा याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। वैसे आप रटते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, क्यों? क्योंकि कई बार कह देता है जैसे भाई चैडविक ने किसकी खोज की, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, इलेक्ट्रॉन की थी, प्रोटॉन की थी, न्यूट्रॉन की थी। तो इसीलिए इस लॉजिक के द्वारा ध्यान रखोगे। चैडविक नाम आते ही तुरंत दिमाग में आएगा नाच, नैसे न्यूट्रॉन जैसे चैडविक बनाया था, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इस लॉजिक को आप रफ कॉपी में 2 या 3 बार लिखकर जरूर देखोगे, फिर आपको ये लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही याद हो जाएंगे। तो कम से कम 2 या 3 बार इसको जरूर लिख के देखना है। तो ऑप्शन इसका कौन सा? बी ऑप्शन था। अच्छा, रदरफोर्ड है, तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। एक्सपेरिमेंट का भी नाम याद रखोगे। परमाणु के नाभिक के अल्फा प्रकीर्णन का सिद्धांत दिया था किसने? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। भाई इनके एग्जाम्पल आप याद नहीं रखना, एग्जाम्पलों को सिर्फ परिभाषा ध्यान रखो। परिभाषा ध्यान है तो आपका आंसर सही जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि H11, इसी तरह से H12, H13। अब देखो इन तीनों का परमाणु क्रमांक सेम है, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक। तो परमाणु क्रमांक बराबर हो, प्रोटॉन बराबर हो, या फिर उनके संकेत बराबर हो, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक आइसोटोप कहलाते हैं। अब अच्छा, इनके नाम भी याद रखेंगे। H11 का प्रोटियम, प्रोटियम जिसको P से डिनोट कर देंगे। इसी तरह H12 का भी नाम याद रखना है, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम जिसको D से डिनोट करेंगे। और इसका एक नाम और भी है, भारी हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है भाई इसको, भारी हाइड्रोजन। इसी तरह ट्राइटियम का भी नाम याद रखोगे, H13 का ट्राइटियम, ट्रीटियम भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ट्राइटियम T से डिनोट किया जाता है। और जो ट्राइटियम है वो हाइड्रोजन का जो ऐसा समस्थानिक है जो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यानी कि ट्राइटियम ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसके नाभिक से केवल बीटा कण निकलते हैं भाई, केवल बीटा कण निकलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्राइटियम के नाभिक से कौन से कण निकलते हैं, तो केवल बीटा कण निकलते हैं। तो भाई इस तरह से ये आपस में क्या है? समस्थानिक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कार्बन 6 12 है, कार्बन 6 13 है, कार्बन 6 14 है। तो ये कार्बन के समस्थानिक है 3, इनका भी संकेत एक जैसा, परमाणु क्रमांक सेम है, प्रोटॉन सेम है, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। इसी तरह से समबारिक के भी एग्जाम्पल नहीं रटने, सिर्फ परिभाषा ध्यान रखनी है। लेकिन यदि क्वेश्चन में दे रहा है तो देखो आप तुरंत पहचान सकते हो। आर्गन 1840 है अभी, पोटेशियम 1940, इसी तरह कैल्शियम Ca 2040। तो इनके भार देखो क्या है? सेम है, तो ये क्या होंगे? समबारिक होंगे। इसी तरह से सम न्यूट्रॉनिक में भी कह सकते हैं, क्लोरीन 1737 लेके चलेंगे। इसी तरह से पोटेशियम 1939 और कैल्शियम 2040। अब इन तीनों में आप देखोगे तो न्यूट्रॉन सेम है। कैसे भाई? क्लोरीन में कितने? 20 बच गए, इसी तरह पोटेशियम में कितने? 20 बच गए, और कैल्शियम में भी कितने? 20 बच जाते हैं। तो यानी तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? सेम है। तो ये आपस में सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो तीनों का ध्यान रखना है भाई। यहाँ पर आंसर कौन सा था? ए ऑप्शन था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु की दोनों कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हुई हो तो उस परमाणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कैसे पूछ रहा है इसमें कि कोई भी एटम है उसकी दोनों कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हुई है। अब कक्षाएं का मतलब भाई, जैसे ये कक्षाएं एटम से बना रहे हैं तो ये उसका नाभिक है, तो ये पहली कक्षा बन गए। इसी तरह से ये दूसरी बन जाती है, और बना रहे हैं तो तीसरी बन जाती हैं, यानी कि KLM इस तरह से कक्षाएं बन जाती हैं। तो यानी पहली कक्षा में अधिकतम कितने, दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने, तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने? तो इसके लिए एक सूत्र है भाई कि परमाणु की किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र 2n² होता है। n क्या है? कक्षाओं की संख्या। n क्या है? कक्षाओं की संख्या, कक्षाओं की संख्या। नंबर्स ऑफ सेल है भाई।
अब यहाँ पर आपको जिस भी कक्षा में अधिकतम पूछ रहा है n का मान वही रख दो। भाई जैसे मैं कह रहा हूं कि k कक्षा में, पहली कक्षा में, k का मतलब पहली कक्षा, तो पहली कक्षा में अधिकतम n का मान 1 रखो, सोल्व करो, कितने 2 आ जाते हैं। दूसरी कक्षा में अधिकतम बताओ भाई, n की जगह 2 रख दो, सोल्व कर दो, कितने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यदि तीसरी कक्षा में भी अधिकतम पूछ रहा है तो यानी 2 की जगह n की जगह 3 रख दो और सोल्व कर दो, तो 2 गुना में 3 गुना 3 9, 9 गुना 2 कितने 18 हो जाते हैं। फोर्थ सेल में पूछ रहा है यानी कई बार n कह देता है, तो n का मतलब यहाँ पर फोर्थ सेल है, तो इसीलिए यहाँ पर n की जगह 4 रखोगे और उसको सोल्व करोगे, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इन्होंने तो पूछा है कि परमाणु की दोनों कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हुई हैं, मतलब उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन और नहीं आ सकते। तो पहली में अधिकतम 2 और दूसरी में अधिकतम 8, यानी उस परमाणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप क्या करोगे, दोनों कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 8 और 2 10 हो जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई यहाँ पर। और अकेली तीसरी कक्षा में पूछता है तो अकेली तीसरी कक्षा में बता दो कितने 18, चौथी कक्षा में पूछ रहा है तो 32 कह दोगे। तो इस तरह से आप इनको ध्यान रखोगे। कोई भी एटम है या उसकी भार वाली कक्षा में अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो कोई भी एटम है भार वाली कक्षा में अधिकतम 8 रखता है भाई, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। हीलियम को छोड़कर, हीलियम के नाभिक में हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ही भार वाली और वो ही अंदर वाली कक्षा होती है, इसके लिए पूर्ण हो जाता है। तो हीलियम में भार वाली कक्षा में अधिकतम 2 और बाकियों में अधिकतम कितने हो सकते हैं 8 हो सकते हैं, याद रखेंगे। तो इसका आंसर डी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स 92,235 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। तो भाई इस तरह से हमें कोई भी एटम दे देगा और फिर कहेगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, परमाणु भार क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन पूछा है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर ही होता है, और जो प्रोटॉन है वो उसका परमाणु क्रमांक ही होता है, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना 92 है भाई, 92 है। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी 92 होगी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यदि यहां पर न्यूट्रॉन पूछता आपसे तो भी क्या करते, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देते, तो कितना आता है यहां पर परमाणु क्रमांक कितना है भाई 92, तो कितना आंसर आता 143 होता। और यदि परमाणु भार ही पूछता तो 235 होते। क्लियर है बात। लेकिन याद रखना, आप इसको रट लेते हो 92,235 में न्यूट्रॉन 143 है, रटना नहीं है, क्योंकि कई बार इसको इस तरह से भी लिख देता है 92,238 में न्यूट्रॉन बताओ, फिर आप क्या करते हो 143 को रटे होते हो, रटना नहीं है। यहाँ पर घटाना है आपको, रटना है तो सूत्र रटो, परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटा दो, तो इस कंडीशन में न्यूट्रॉन कितने 146 होंगे। तो यानी ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट है परमाणु का साइज होता है। भाई जो परमाणु है, एटम है, उसका साइज पूछा है। क्या होता है साइज भाई, न्यूक्लियस से लेकर उसकी जो सेल होती है, कक्षा होती है, वही उसका साइज कहलाता है, या त्रिज्या भी कह सकते हो। परमाणु की त्रिज्या या उसका साइज एक ही ऑर्डर में है भाई, कितना 10⁻⁻10 मीटर, या फिर 1 एंगस्ट्रोम के बराबर होता है भाई, A0 एंगस्ट्रोम भी याद रखोगे, A0 एंगस्ट्रोम होता है। तो एक एंगस्ट्रोम में कितने 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा, बी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर, 10⁻⁻10 मीटर है। इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन और बनता है इसमें कि परमाणु के नाभिक का साइज बताओ बे। परमाणु के नाभिक या न्यूक्लियस कह देता है इंग्लिश में, परमाणु के नाभिक या न्यूक्लियस का साइज या त्रिज्या बताओ। तो कितनी है 10⁻⁻15 होती है भाई, 10⁻⁻15 होती है, जिसको हम एक फर्मी भी कह सकते हैं। फर्मी, एफ को फर्मी से लिखा जाता है। तो 10⁻⁻15 बराबर एक फर्मी होता है, जो परमाणु के नाभिक या न्यूक्लियस का साइज या त्रिज्या होती है। इसी तरह इन दोनों में अनुपात पूछ लेता है कि परमाणु का साइज और उसके नाभिक के साइज में अनुपात बताओ। तो क्या करोगे आप भाई, परमाणु का साइज रखो ऊपर, नीचे नाभिक का कह रहा है भाई, इन दोनों का रेशो निकाल दो, तो क्या आ जाएगा 10⁵ आ जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखोगे
कि अनुपात ले रहे हैं दोनों का, तो भाई ये भी मीटर में था और ये भी मीटर में, अनुपात ले रहे हैं तो मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, यानी इकाई इसके साथ कुछ भी नहीं आएगी। आप इकाई को रट लेते हो और उसी में आंसर दे देते हो नए, यानी ना तो मीटर ना सेंटीमीटर, याद रखना। दूसरी बात है, इस साइज को सेंटीमीटर में डाल देता है, फिर आप कंफ्यूज होते हो, तो इसको सेंटीमीटर में भी ध्यान रखोगे, कितना हो जाएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको 100 से गुणा करोगे तो 10⁻⁸ आएगा, तो याद रखोगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है भाई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा के अनुसार कक्षाओं में या उप कक्षाओं में भरना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यानी सबसे पहले पहली कक्षा भरी जाती है और उसके बाद अगली कक्षा भरेंगे, उसके बाद उससे अगली। अब कोई भी कक्षा कब पूर्ण होगी तो सूत्र बताया था 2n²। उसके द्वारा ध्यान रखोगे आप कि पहली में अधिकतम कितने, दूसरी में अधिकतम कितने। तो भाई एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13 नंबर पे है, 13 इलेक्ट्रॉन है। इनको भरोगे तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और बच गए जो तीसरी में होंगे, बच गए जो तीसरी में कितने, 3 होंगे भाई, 3 बच गए। तो ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। यानी सबसे पहले पहली कक्षा भरी जाएगी, फिर दूसरी, बच गए जो तीसरी में, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। इसी तरह सोडियम का भी ध्यान रखना है, 11 इलेक्ट्रॉन है भाई, 2, 8 और 1 होता है। क्लियर? तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के नाभिक में होता है भाई, हाइड्रोजन के नाभिक में, अच्छा कोई भी एटम से, कोई भी परमाणु है, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का आप देखोगे और इसमें न्यूट्रॉन निकालोगे तो एक में से एक घटाओ कितना, 0, यानी न्यूट्रॉन नहीं होते किसमें, हाइड्रोजन के नाभिक में। तो क्या बचा फिर, प्रोटॉन बचा, और प्रोटॉन भी एक बचता है भाई, तो यानी हाइड्रोजन के नाभिक में पूछा है तो केवल एक प्रोटॉन होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 21 है तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 11 है, तो उसका परमाणु क्रमांक होगा। एटॉमिक नंबर पूछा है भाई, उसका परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या क्या है, 21 है, तो वही उसका परमाणु क्रमांक है। यदि यहाँ पर परमाणु भार पूछता तो हम क्या करते भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते, फिर हमारा आंसर क्या होता, 32 होता। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता या फिर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछता तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर देते। तो यहां पर इन्होंने परमाणु क्रमांक पूछा है तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इससे पहले हम बातचीत कर रहे थे कि भाई परमाणु की किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2n² हो सकती है। यह सूत्र है परमाणु की किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का। तो यहाँ पर पहली कक्षा यानी के का मतलब क्या है, पहली कक्षा है भाई, फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, तो n की जगह 1 रखो और सोल्व करोगे तो कितना, 2 आ जाता है। यानी पहली कक्षा में अधिकतम कितने, 2। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी तरह हम इससे पहले दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षाओं में निकाल कर बताए थे। इसका मतलब जिस भी कक्षा का नाम लेता है n का मान वो ही रख दो, उस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के मूल कण क्या हैं, कि भाई परमाणु किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो भाई परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, तो आंसर कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो इसके मूल कण है इनसे मिलकर बना हुआ है। कि भाई परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो मूल कण या परमाणु किस किस से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्वांटम संख्या का मान किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए बराबर नहीं हो सकता। तो भाई क्वांटम संख्या क्या है, पहले उसके बारे में बातचीत करेंगे। ऐसी संख्याएं जो किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के स्थिति के बारे में बताती हो, वे संख्या
क्वांटम संख्या कहलाती हैं। कितनी होती हैं? ये 4 होती हैं भाई। कौन कौन सी? ये दिखा रखी है ऑप्शन में कि मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। अब क्वेश्चन में पूछा है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सी संख्या का मान बराबर नहीं हो सकता? तो स्पिन क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या, इंग्लिश में स्पिन कहेंगे और हिंदी में चक्रण क्वांटम संख्या का मान किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह से ध्यान रखोगे कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है? कक्षीय आकार, ऑर्बिटल साइज कह सकते हैं, कक्षीय आकार के बारे में बताती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकक्षीय या सबशेल, उपकक्षीय आकार के बारे में बताती हैं। और साथ में ध्यान रखोगे कि भाई ये इसके कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग के बारे में भी बताती हैं। इसी तरह चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक व्यवहार के बारे में बताती है। चुंबकीय व्यवहार यानी कि इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की संभावना कहाँ पर न्यूनतम और कहाँ पर अधिकतम है, उसके बारे में कौन सी चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की दिशा के बारे में बताती है भाई कि इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में घूम रहा है, तो उसके बारे में बताती हैं। तो इस तरह से इनका ध्यान रखोगे। आंसर था यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक से रिलेटेड ये 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।